हेलो ऑल लवली लवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज अपन चालू करने वाले हैं अपना पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, इंडेक्स 8, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। और इसका आज अपन पार्ट 2 चालू करने वाले हैं। पार्ट 1 में अपन ने पूरा का पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में समझा था, जिसका अपन अभी पहले रिविजन करेंगे। उसके बाद में मुझे तुम्हें उसमें एक दो पॉइंट और बताने बाकी रह गए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। और देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब सबसे पहली जो बात है इसके अंदर, अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी जब समझा था, अब देखो मैं पूरा रफ वर्क करूंगा और रफ वर्क में तुम्हें पूरा याद दिलाऊंगा कि तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ा था। अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। हमारे बेसिस, हमारे कन्वेंशंस, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे रूल्स, हमारे प्रिंसिपल्स, बेसिस, प्रैक्टिसेस, रूल्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स जो भी होंगे, वो किस चीज किस चीज के प्रिंसिपल सर? हमारे प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने के लिए, मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी रूल्स, जो भी कन्वेंशन, जो भी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। बेसिकली सर अकाउंटिंग पॉलिसी और कुछ नहीं है, हमारे इंडेस है। इंडेस ही जो है वो हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग करेंगे। दैट आर नथिंग बट आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। सर हम सिलेक्शन कहाँ से करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का? तो हमने पढ़ा था सिलेक्शन अपन दो जगह से करते हैं। सबसे पहला, अगर उसके ऊपर स्पेसिफिक इंडेक्स है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन है और उसके ऊपर अगर जैसे पीपी के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड या तुम्हारी इन्वेंट्री के रिलेटेड अगर स्पेसिफिक इंडेक्स है, तो स्पेसिफिक इंडेक्स को हम फॉलो करेंगे सर। और अगर स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है तो हम किस पे जाएंगे सर? मैनेजमेंट के जजमेंट पे जाएंगे सर। अब मैनेजमेंट का जजमेंट जो होगा सर, मैनेजमेंट का जजमेंट वो कैसा होना चाहिए सर? अपन ने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट का जजमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा रिलायबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। सर रिलायबल रेलेवेंट से क्या होगा सर? हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। वरना तुम सोचो मैनेजमेंट तो कुछ भी अपना जजमेंट लगा देगी और उसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगी। जिसमें मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दो फॉर, चलो ये एग्जांपल मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मेरे को है ना ये मार्केट के रिलेटेड तुम्हें एक एग्जांपल बताना है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने बोला था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताऊंगा तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो चीज। और इसके अलावा कुछ कुछ मेरे को और कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं, वो चीज वो मैं तुम्हें लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर में बताऊंगा कि देखो किस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। मैनेजमेंट के जजमेंट, सर ये रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब हमने कुछ समझा था। रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन प्रूडेंट होनी चाहिए सर, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अलावा फ्री फ्रॉम एनी बायस होनी चाहिए। मतलब न्यूट्रल मतलब क्या होगा? फ्री फ्रॉम एनी बायस होनी चाहिए, उसके अलावा फेथफुल होनी चाहिए सर। और उस इंफॉर्मेशन का कुछ इकोनॉमिकल सब्सटेंस होना चाहिए। इकोनॉमिकल सब्सटेंस मतलब वो हवा हवाई बातें नहीं है, उसका कुछ मतलब आप किसी बेसिस पे उस चीज को अप्लाई कर रहे हो। सर जब मैनेजमेंट जजमेंट लेगा तो उसके पास कुछ क्या बोलते हैं, गाइडेंस देने के लिए कुछ है कि हाँ, तो तुम उनके उनको 5 स्टेप्स फॉलो करके अपने मैनेजमेंट जजमेंट को लेना है। सबसे पहले क्या देखेगा वो? अदर अदर इंडेक्स क्या कुछ बोलता है क्या उस ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उसे फॉलो कर लो। वो नहीं बोलता तो सर हम क्या करेंगे? तुम्हारी जो इंडेक्स की जनरल गाइडलाइंस है उसे फॉलो कर लो, क्या तो पता तुम्हें उधर से पता चल जाए। सर अगर हमें उधर से भी नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे? हम आईएएसबी के प्रोनाउंसमेंट, उनके सर्कुलर को यूज करेंगे। सर अगर हमें आईएएसबी के प्रोनाउंसमेंट सर्कुलर से भी नहीं पता चला कि हमें क्या करना है, तब हम क्या करेंगे सर? तब हम क्या करेंगे? अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जैसे आईएएसबी का फुल फॉर्म अपन ने क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, उन्हें प्रिस्क्राइब करती है, उन्हें फ्रेमवर्क करने में उनकी मदद करती है। तो वो सारी चीजें यूज कर लेंगे। बट अगर वो भी नहीं है तो अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के पास चल जाएंगे, जैसे आईसीएआई होगी। आईसीएआई इज ऑल्सो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। अगर सर वहां से भी नहीं मिला तो अपन ने कंक्लूजन निकाला था, याद है ना? हाँ सर याद है कि हम बेसिकली इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी उसको अडॉप्ट करेंगे सर। बट उसको अडॉप्ट करने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो हैम्पर हो जाए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर समझ में आ गया मैनेजमेंट कहाँ से लेगी। सर हम कोई भी इंडेक्स जब लेंगे उसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे सर? एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए इंडेक्स का? हमेशा कंसिस्टेंटली होना चाहिए। कंसिस्टेंटली मतलब सर अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी पॉलिसी ली, अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाता हूँ या कैश बेसिस पे बनाता हूँ, वो मेरी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। मैं अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखता हूँ या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखता हूँ, वो मेरी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। उसके अलावा मैं इन्वेंट्री को मेरे फीफो मेथड पे रखता हूँ या वेटेड एवरेज मेथड पे रखता हूँ, वो भी मेरी क्या हो गई? एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई।
तो सर इस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो, उसे आपको कैसे फॉलो करना है सर? कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। सर क्या हम चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बट अगर आपका ट्रांजेक्शन का टाइप, ट्रांजेक्शन आपका सेम है, कंडीशंस भी सेम है, उसके इवेंट्स में कोई बदलाव नहीं आया, देन यू कैन नॉट चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। बट इफ देर इज अ चेंज देन यू कैन डू द चेंजेस। अगर आपके कंडीशन इवेंट्स ये चेंज हो जाती है, या तो आपको ऐसा लगता है कि by doing the change it will give more reliable and more relevant information, then you can change your accounting policy। तो सर हम चेंजेस कब कर सकते हैं सर? तो चेंजेस के रिलेटेड हमने दो दो चीजें पढ़ी थी कि सर अगर इंडेक्स खुद ही बोल दे कि भाई चेंज कर, न्यू इंडेक्स आया उसने बोला चेंज कर, या करंट इंडेक्स में अमेंडमेंट हुआ और उसने बोला चेंज कर, देन यू हैव टू चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। अदरवाइज आप कर सकते हो चेंज, वॉलेंटरी चेंज कर सकते हो, बट उस चेंज की वजह से मोर रिलायबल, मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मोर रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसकी? आपके अकाउंटिंग पॉलिसी की। उसके अलावा सर कुछ दो चीजें थी जो चेंज नहीं रिगार्ड होती। फॉलोइंग आर द टू थिंग्स व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज अ चेंज। जब कब सर? अगर आपका न्यू ट्रांजेक्शन आया है जो प्रीवियसली नहीं था, जो प्रीवियसली नहीं एग्जिस्ट करता था, मतलब अब मेरे बिजनेस में ऐसा टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ जिसके लिए मैंने न्यू ट्रांजेक्शन के लिए एक न्यू पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, then it will be not regarded as a change in accounting policy, it will be regarded as a first time adoption of accounting policy। इसका एग्जांपल अपन ने फर्नीचर फिटिंग्स वाला देखा था। सर क्या देखा था उसमें कि मैं पहले रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करता था, रेवेन्यू कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता था तो मेरी फर्नीचर की सप्लाई तो हो जाती थी, साथ में उसकी मैं फिटिंग्स भी करके दे देता था। तो मैं क्या करता था, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता था। नाउ माय ट्रांजैक्शन गॉट चेंज, आई क्लोज डाउन दिस फिटिंग्स बिजनेस एंड आई ओनली डू द फर्नीचर सप्लाई। अब फर्नीचर सप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही फर्नीचर सप्लाई हो जाता है और मैं क्या कर लेता हूँ, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ। तो क्या सर मैं पहले तो फिटिंग्स करने पे करता था रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, अब मैं सीधा फर्नीचर की सप्लाई पे कर लेता हूँ, तो क्या इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा सर? नहीं। इसमें क्या हुआ कि मेरा ट्रांजेक्शन ही क्या है, नया। पहला मेरा पुराना ट्रांजेक्शन क्या चलता था, फर्नीचर प्लस फिटिंग्स, but now my new transaction is only furniture supply, then it is although a new transaction and this is a new accounting policy and it is called as first time adoption of accounting policy and not as a change in accounting policy। सर सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि सर अगर हमारा सब्सटेंस ही चेंज हो गया, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज कैसे होगा सर? सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे चेंज होगा? फॉर एग्जांपल मेरा मेरा होटल का बिजनेस है, उसमें मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है और उन बिल्डिंग्स को मैं रूम सर्विसेज या होटल सर्विसेज में यूज करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं किस तरीके से, जो भी अपने आपके एसेट्स आपके बिजनेस के प्रोडक्शन या उसमें सर्विसेज में काम आए, उसको उसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं सर? पीपी में। सर हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, बचपन में मतलब इंटर में, पीपी में क्लासिफाई करते हैं। और पीपी किससे डील करता है? पीपी में खास से डील होता है इंडेक्स 16 से। बट नाउ मैंने ये जो मेरी बिल्डिंग्स थी उसको क्या कर दिया, अब रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट क्यों किया सर? आपका तो ये बिजनेस था। जस्ट बिकॉज मैंने न्यू बिल्डिंग्स खरीद ली, न्यू बिल्डिंग्स खरीद ली और अब मैं उधर से होटल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उसे उसे मैंने अपनी पीपी बना लिया है आपका। और ये पुरानी बिल्डिंग थी, उन सारी को मैंने क्या कर दिया, रेंट आउट कर दिया, मतलब लेट आउट कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या जनरेट होती है? रेंटल इनकम, ठीक है। क्या मेरा बिजनेस है रेंटल इनकम जनरेट करना? ठीक है, क्या मेरा बिजनेस है किसी और को बिल्डिंग रेंट पे देके बिजनेस इनकम जनरेट करना? सर बिल्कुल भी नहीं। आपको बिजनेस है होटल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर सर आप इससे होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे रहते इन बिल्डिंग से, तो देन यू कैन कंसिडर एज अ पीपी, क्योंकि मेरा प्राइमरी बिजनेस वो है। बट नाउ जनरेटिंग अ रेंट बाय लेटिंग आउट माय प्रॉपर्टी इज नॉट माय नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ से जो रेंटल इनकम आ रही है और इस जो बिल्डिंग का नेचर चेंज हुआ है, उसको मैं अब किस में क्लासिफाई करूंगा? इंड एस 40, जो डील करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, उसमें क्लासिफाई कर दूंगा। तो क्या मैंने जो ये इंडेक्स सिक्स, अब पहले तो मैं इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रहा था ना इन बिल्डिंग्स के अकॉर्ड के लिए, अब मैं कैसे करूंगा? इंडेक्स 40 से। तो क्या सर ये बिल्डिंग्स के रिलेटेड जो मैंने अकाउंटिंग चेंज की, क्या इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा? नहीं। जस्ट बिकॉज इस बिल्डिंग का जो ओवरऑल नेचर था, यूज ऑफ नेचर था, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। देन इट इज कंसिडर्ड एज अ चेंज इन सब्सटेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, चेंज इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्लासिफाई नहीं करूंगा। सर ये भी समझ में आ गया कौन सी चीजें चेंजेस नहीं होगी?
सर मान लो हमने चेंज किया, हमें मन था सर, हमें ये पसंद नहीं आ रही थी सर, अब मेरे को चेंज करनी पड़ी, बहुत दुख दे रही थी सर, बहुत ज्यादा दुख दे रही थी सर, रोज परेशान करती थी सर, अब मेरे को चेंज करनी पड़ी सर, मैंने नई के पास चले गया। काम पे ध्यान दो। तो अगर हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर ली तो सर हम क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा इस दुनिया का। अगर आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तो उसका अप्लाई कैसे करना है, आपको चेंजेस जो किए उसको किस तरीके से अप्लाई करना है अपने बुक्स के अंदर। तो पूछो देखो, क्या वो चेंज तुमने इंडेक्स के लिए इंडेक्स बोला तब की है, या चेंज तुमने वॉलेंट्री की है। वॉलेंट्री मतलब हमने लगा कि भाई इससे चेंज करने से और अच्छा फेयर व्यू आएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उस वजह से चेंज किया। तो अगर इंडेस ने किया तो इंडेस ही तुम्हें क्या बताएगा, ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन मतलब मैंने क्या बताया था सर, वो इंडेस ही सारी बातें बताता है कि भाई तुम्हें किस तरीके से चेंज करना है, तो मैं उस तरीके से चेंज कर दूंगा। अब वो क्या बताता है वो तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स में आएगा कि भाई क्या बताएगा वो, किस तरीके से तुम्हें एक इंडेक्स से न्यू इंडेक्स में शिफ्ट होना है, पुराने से नए पे कैसे जाना है, वो तुम्हें बता देगा। बट अगर सर मेरा चेंज अगर वॉलेंट्री चेंज है तो सर मुझे तब कैसे अप्लाई करना पड़ेगा उस चेंज को, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली। सर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करने का मतलब क्या हुआ, इसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था। सपोज करो मेरी इन्वेंट्री जो है मैं उसे फीफो पे दिखाता था। नाउ आई एम चेंजिंग इट्स कैटेगरी एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स वेटेड एवरेज, क्योंकि मुझे लगता है कि वेटेड एवरेज दिखाने से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचती है एज कंपैरिजन टू फीफो। वेटेड एवरेज से मेरे को ज्यादा रियलिस्टिक फिगर मिलता है एज कंपैरिजन टू फीफो। तो मैं किस पे चले गया, वेटेड एवरेज पे। तो वेटेड एवरेज पे जाने की वजह से क्या होगा, अब मेरे फाइनेंशियल ईयर सपोज करो 25-26 में मैं किस पे चले गया, वेटेड एवरेज पे दिखाया। बट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने किस पे दिखाया था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे मैंने किस पे दिखाया था, फीफो और फीफो पे। तो इंडेस इंडेस 8 क्या बोलता है, इंडेस 8 ये बोलता है, इंडेक्स 8 ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा चेंज किया ना तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी और तुमने वॉलेंटरी चेंज किया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब जब जैसे तुम फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जब फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तुम, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे तो तुम्हें ये वेटेड एवरेज पे तो है ही, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पास से इसको किस पे लाना पड़ेगा, वेटेड एवरेज पे और वेटेड एवरेज पे। सर ये करने से तो दो चीजें होगी, एक तो मेरे जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें कंपैरेटिव में पहले जब इसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 को रिपोर्ट किया था तब मैंने फीफो पे किया था। नाउ इधर कंपैरेटिव चेंज होकर किस पे आ जाएंगे, वेटेड एवरेज पे आ जाएंगे। दूसरी चीज सर, वेटेड एवरेज पे लाने की वजह से क्या होगा, मेरे प्रॉफिट में चेंज आएगा, मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आएगा, तो मेरे प्रॉफिट पे भी पक्का क्या आएगा, चेंज आएगा। तो सर वो चेंज को हम किधर दिखाएंगे, आपको ओपनिंग इक्विटी। ओपनिंग इक्विटी मतलब सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ओपनिंग इन्वेंट इक्विटी होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, उस फिगर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सर, समझ गए सर। ओपनिंग अदर इक्विटी को मतलब आपको रिजर्व्स को छेड़ना पड़ेगा, इधर अपने रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग्स को आपको छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीएनएल में भी क्या आएगा, चेंज आएगा इस वजह से। कि किस तरीके से क्वेश्चन में प्रैक्टिकली अप्लाई होता है उसका एक पूरा क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं वो तुम्हें करवाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लेना सर कि कैसे होगा। देखो कंसेप्ट से अगर तुम्हें 80% भी क्लैरिफाई हो रहा है ना कि चीजें कैसे वर्क कर रही है, तो जब क्वेश्चन करते हैं ना तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है चीजों को लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें चेंजेस अप्लाई करने हैं। सर कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हें देख के ही पता चलोगे कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर बहुत पुराने टाइम से वो इन्वेंट्री अगर फीफो पे रखी हुई आ रही थी, अचानक से तुमने वेटेड एवरेज पे लाया, तो तुम्हें स्टार्ट ऑफ द हब से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हमारे लिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना क्या हो जाए, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, क्या हो जाए, इम्प्रैक्टिकल हो जाए। अगर तुम्हारे लिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकल, सर ये कब हो सकता है, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें जब चेंज करोगे ना, जैसे मैं फीफो को जब वेटेड एवरेज पे कन्वर्ट करूंगा, तो उसकी जो जितना फिगर आएगा उसमें मुझे क्या इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे एस्टिमेशंस लेने पड़ेंगे, या मुझे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे बहुत सारे, या मुझे मैं उसका जो इफेक्ट है कितना आएगा वो मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ, इफेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड।
तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, इम्प्रैक्टिकेबल, हाई अजम्पशंस, हाई एस्टिमेट्स, और अगर उसकी अमाउंट का जो चेंज है मैं अगर मेजर ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारी सिचुएशन मेरी इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन हो जाएगी। और इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में मेरे को जो चेंज है, जो मैं चेंज करूंगा पॉलिसी का, अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ना करते हुए मैं उसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा उस अकाउंटिंग पॉलिसी को। ठीक है सर, समझ गए सर कि सर अगर इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन हुई और अ, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते रेट्रोस्पेक्टिवली, तो आप प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करोगे। इसका मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, तो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है वायरस अटैक वाला। वायरस अटैक में अपन ने क्या बात की थी सर, कि भाई वायरस अटैक हुए, मेरे पुराने डेटा डिस्ट्रॉयड हो गए, तो अब मैं अगर पुराने डेटा को अजम्पशन बेसिस पे तोड़ मरोड़ करूंगा, मतलब अगर पुराने डेटा को मैं वेटेड एवरेज पे करना चाहूँ, तो पहली बात तो मेरे पास पूरे डिटेल डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अगर मैं तोड़ मरोड़ करके डेटा निकाल भी लेता हूँ, तो उसमें बहुत सारी अजम्पशन होगी, एस्टिमेट्स हो गए, शायद वो अमाउंट जो डिराइव्ड होगी वो सही नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें रॉन्ग फिगर्स भी जा सकती है, इम्प्रॉपर पिक्चर जा सकती है। इस वजह से क्या होगा, मैं इम्प्रैक्टिकेबल होने की वजह से क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दूंगा वेटेड एवरेज मेथड को। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था सर, डिस्क्लोजर्स पढ़े थे कि सर अगर आप चेंज करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेंज बताना पड़ेगा, चेंज इन नेचर, क्या चेंज किया आपने, नेचर ऑफ चेंज बताना पड़ेगा। उसके अलावा रीजन क्या था वो चेंज करने का, क्यों रीजन किया, रीजन ऑफ चेंज, कि भाई इंडेक्स ने बोला था चेंज करने को, या वॉलेंट्री किया, और वॉलेंट्री किया तो क्यों किया, किस वजह से आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट होगा, क्या ऐसी कंडीशन थी जो आपको देख के लगा कि भाई हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव होगा। उसके अलावा कितना अमाउंट तुमने एडजस्ट किया चेंज की वजह से, तुम्हारी ओपनिंग इक्विटी में, तुम्हारे कंपैरेटिव्स में कितना चेंजेस है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके अलावा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई चेंज में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई कर सकता, तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, क्या इम्प्रैक्टिकेबिलिटी सिचुएशन है जिस वजह से उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, उसकी पूरी तुम्हें डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो इतना अपन ने पूरा पढ़ा था किसके बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो मैं तुमने पूरा का पूरा रिवाइज भी करवा दिया। अपन ने क्या पढ़ा, मैं देख लेता हूँ कितने की रिकॉर्डिंग, 17 मिनट लगे, 18 अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट लगे, और अपना ये रिवाइज हो गया। अब मैंने क्या है, कल जो कुछ पॉइंट छुड़वाए थे वो मैं 2 पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ, मोटा मोटी सब हो चुका है। वो जो 2 पॉइंट्स भी है वो भी बहुत, एक तो बहुत नॉमिनल सा पॉइंट है, जो एक इंडेक्स 8 की गाइडेंस है एक तरीके से। तो और दूसरा जो पॉइंट है वो तुम्हें एक तरीके से मैं कवर करवा चुका हूँ, बट वो तुम्हें मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें ये चीज शायद क्लिक हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस में बन सकता है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, सर मेरा बिजनेस है एक, ठीक है, मेरा बिजनेस किसका है सर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। सर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में आप क्या करते हो, मेरे पास इसमें बहुत सारे टाइप के ना मेरी इन्वेंट्रीज है। ठीक है, इन्वेंट्रीज है सर। सर कैसी इन्वेंट्रीज है आपके पास, मेरे पास टाइप 1 की जो इन्वेंट्री है वो है डाइस की, डाइस। जो मेरी टाइप 2 की इन्वेंट्रीज है, ठीक है, वो है मेरी कलर्स की। टाइप 3 की जो मेरी इन्वेंट्रीज है वो है मेरी कॉटन की। टाइप 4 की जो मेरी इन्वेंट्रीज है वो है मेरी कोई समझो अदर मटेरियल्स की, अदर मटेरियल्स मतलब जो भी और मेरे को फैब्रिक लगता है उसकी, ठीक है, अदर फैब्रिक्स की। तो ये सारे मेरे इन्वेंट्री के क्या है, टाइप्स है। मैं इस इन्वेंट्री को रखता हूँ फीफो मेथड पे, इसको भी मैं रखता हूँ फीफो मेथड पे, इसको मैं रखता हूँ वेटेड एवरेज पे, और इसको मैं रखता हूँ वेटेड एवरेज पे। अब मुझे बताओ, ऑल दिस आर माई इन्वेंट्रीज, ठीक है, सबसे पहले ये चीज है। बट इनके टाइप्स क्या है, अलग है, इनका नेचर अलग है, इनका जो ट्रांजेक्शन है वो अलग है, अलग अलग इवेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, बट इन माय बिजनेस दे दिस ऑल आर माय इन्वेंटरीज। अब मुझे बताओ, ये चारों पे अलग अलग जो मैं पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठा हूँ, किसी पे फीफो, किसी पे वेटेड एवरेज, फिर किसी पे फीफो, फिर किसी पे वेटेड एवरेज, इज दिस अलाउड, इज दिस अलाउड बाय इंडेक्स 8?
सोचो, ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला, सारी मेरी इन्वेंट्रीज है, सारे मेरे जो ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट काइंड के हैं, इनका नेचर अलग है, इनके इवेंट्स अलग होते हैं, इनकी कंडीशंस अलग होती है सारी. That's why I classified it as some as a fee on the basis of FIFO method or other ones as a on the weighted average method. तो मुझे बताओ, इज दिस अलाउड बाय इंडेस 8? क्या मेरे को ये इंडेस 8 अलाउड करता है कि नहीं करता है? क्योंकि इंडेस 8 क्या बोलता था, कंसिस्टेंटली आपको सेम पॉलिसी अप्लाई करनी है. हाँ, बट सर उधर उसने क्या बोला था, फॉर सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉर सेम टाइप ऑफ इवेंट, फॉर सेम टाइप ऑफ कंडीशंस, ये सारी चीजें हो तो आपको सेम पॉलिसी अप्लाई करनी है. अदरवाइज यू कैन अडॉप्ट डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. तो सर यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन ही सारे डिफरेंट है, देन आई कैन अडॉप्ट फीफो फीफो फॉर दिस टू और वेटेड एवरेज फॉर द अदर टूज. तो क्या सर ये पॉलिसी इस तरीके से मैंने अडॉप्ट की है तो वो सही है एज पर इंडिया सेट? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो तुम्हें समझ में आया, अगर क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, अगर तुम्हारा नेचर जो है वही डिफरेंट है, तो यू कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजेक्शन. ईदर दे आर क्लासिफाइड अंडर एज अ इन्वेंटरीज बट स्टिल दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, देन इट कैन बी क्लासिफाइड एज पर द रिस्पेक्टिव नेचर के अकॉर्डिंग. आपको बेस्ट जो लगता है आप उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं. सर इसमें एक ट्विस्ट लाता हूँ, जैसे एक टाइप 5 की भी मेरे पास इन्वेंटरी है, दिस आर ऑल्सो माई कलर मटेरियल्स, और इसको मैं वेटेड एवरेज पे रख रहा हूँ. इज दिस अलाउड? सर इसका नेचर पहले पूछो, इसका नेचर अलग है क्या इस टाइप 2 वाले कलर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सेम है एकदम, मैं बोल रहा हूँ सेम है. तो वेदर इट कैन बी पुट ऑन द वेटेड एवरेज मेथड, इधर मतलब क्या मैं इसे वेटेड एवरेज पे रख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ फीफो? नहीं सर, इधर क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है अलग है, इवेंट सॉरी ट्रांजेक्शन क्या है सेम है, इवेंट क्या है सेम है, कंडीशंस भी आपकी क्या है सेम है, नेचर भी आपका क्या है सेम है. तो इसको आप वेटेड एवरेज पे नहीं रख सकते. इसे क्या बोला जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्लासिफाई कर दिया जाएगा. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप करते हो तो वॉलेंटरी चेंज करके आप कर सकते हो, बट देन यू हैव टू गिव मतलब आपको अपने डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि तुमने इसको अलग तरीके से रखा. सेम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीईज है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी इन्वेंटरीज सॉरी पीपीईज है. इसको मैं रखता हूँ कॉस्ट पे, इसको मैं रखता हूँ रिवैल्यूएशन पे, इसको मैं रखता हूँ कॉस्ट पे. तो बताओ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? सर लैंड एक अलग नेचर का हो गया, बिल्डिंग एक अलग नेचर की हो गई, फर्नीचर एक अलग नेचर का हो गया, इनके इवेंट्स ही अलग है, इनके ट्रांजेक्शन ही अलग है, इनके नेचर्स ही अलग है. तो देन यू कैन पुट अलग अलग को, मतलब आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीईज को आप अलग अलग पॉलिसीज पे अडॉप्ट कर सकते हो, और इसको कॉस्ट पे और इसको रिवैल्यूएशन पे डिफरेंटली रख सकते हो. बट एक सेम नेचर की मेरे पास एक और लैंड है, क्या मैं उसे फिर अलग से रिवैल्यूएशन पे रख सकता हूँ? नहीं. तो सर आपका ये लैंड वन है और लैंड टू है, उन दोनों को आपको सेम पे ही रखना पड़ेगा, तो आपको इसको कॉस्ट पे ही रखना चाहिए, वरना इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल दिया जाएगा. समझ में आया? इंपॉर्टेंट नोट 1 यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है. मतलब अगर क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट देन यू कैन पुट either of the inventories, either type of the PPs on the different type of policy. बट अगर क्लासिफिकेशन सेम नेचर का एकदम सेम है तो आपको सेम पॉलिसी ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी एज पर इंडेस 8. सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है वो एक तरीके से तुम बोलो गाइडेंस नोट है, गाइडेंस तरीके का हो गया. सर क्या बोलता है इंडेस 8 इस पे, कि आपका जो डेप्रीसिएशन होता है, डेप्रीसिएशन सर कौन से इंडेस में कवर होता है? सर तुम्हारे पीपी में कवर होता है, ये इंडेस 16 में. डेप्रिसिएशन तो तुम्हें पता ही है, बट एक किस इंडेक्स में, पीपीई के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. वो बोलता है कि तुम डेप्रिसिएशन चाहे एसएलएम मेथड पे कर लो, या डब्ल्यूडीवी मेथड पे कर लो, या तुम यूनिट्स मेथड पे कर लो, किसी पे भी कर लो, किसी भी मेथड पे तुम अपना डेप्रिसिएशन कर सकते हो. तो सर मैंने सपोज करो एसएलएम सिलेक्ट किया, तो एसएलएम सिलेक्ट करना इज माय अकाउंटिंग पॉलिसी? यस, इट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी. सिलेक्शन ऑफ एनी type of depreciation method is your accounting policy because it is being suggested by Ind AS. Ind AS में उसने बोला है कि क्या करना है. बट अगर मैं SLM से आगे जाके WDV सपोज करो, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल मैं एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 lakhs और ये 10 years की मेरी इसकी लाइफ थी। मैं हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट करता था, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, तो सीधा 10 लाख डिवाइड बाई 10 हो गया। मैंने 3 साल तक इसको एसएलएम पे क्या किया, डेप्रिशिएट किया, और अब इसकी वैल्यू हो गई 7 लाख, है ना। 3 साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख हो गया, 10 लाख में से 3 लाख गया तो 7 लाख बच गया। तो सर 7 लाख की वैल्यू हो गई। नाउ आई डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ डेप्रिशिएटिंग द बिल्डिंग ऑन एसएलएम बेसिस, मैंने इसको डिसाइड किया कि आई विल डेप्रिशिएट द बिल्डिंग ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, और इसमें मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो डिसाइड किया वो किया 10%। तो अब 4th ईयर से मैंने पहले इस पे 70,000 लगाया, फिर वो माइनस हो गया, इसकी 6,30,000 वैल्यू आई, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने 63,000 लगाया, एंड गोज ऑन। तो सर ये जो डब्ल्यूडीबी का आपने जो एसएलएम से डब्ल्यूडीबी गए, तो सर ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। बट इंडेक्स 8 बोलता है कि इन केस ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, एक तरीके से ये एक्सेप्शन पकड़ लो तुम, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, तुम्हारा अगर तुम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करते हो, then it will not be regarded as a change in accounting policy, it will be regarded as a change in, ये याद रखना, change in estimate, तुम्हारा एस्टिमेट का चेंज माना जाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी का, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाएगा। ओके सर, तो सर ये एक एक्सेप्शन हो गया कि सर कि हम डेप्रिसिएशन का कोई मेथड सिलेक्ट करते हैं, दैट इज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी, बट चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट रिगार्डेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रादर इट इज रिगार्डेड एज एन चेंज इन एस्टिमेट्स। बिल्कुल, इसी के साथ में तुम्हारा पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पार्ट पूरा पूरा खत्म हो जाता है। अपन को जितना कवर करना चाहिए था एज पर आईसीआई मॉड्यूल से, तो आईसीएमआई मॉड्यूल से तो बिल्कुल ही ज्यादा अपन ने कवर किया है। तो इतना मेरे हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी के रिलेटेड तुम्हारा पूरा ज्ञान है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब अपन चलते हैं इसके टॉपिक नंबर 2 पे, टॉपिक 2 पे, जो आज का अपना मेन डिस्कशन है। देखो, रफली तुम्हें हाफ एन आवर हो गया होगा, और अपना ये पूरा हाफ एन आवर तो फिर से अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में ही रिवाइज किया। तो देखो मैं कितना डिटेल में सब चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरे को एक एक दिन शायद बीच में गैप भी रहेगा पढ़ाने में, मेरे एक एक दिन लेक्चर शायद लेट भी आते रहेंगे, क्योंकि क्या मेरी कॉर्पोरेट लाइफ भी चल रही है और साथ में मैं अदर काम भी करता हूँ, तो उस वजह से थोड़ा, और खुद से घर में सब कुछ काम करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, ठीक है, ये सारी चीजें करने में थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। बाकी और नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक की तैयारी चल रही है, तो थोड़ा बहुत एक दिन का गैप रहता है वीडियोस के अंदर। एज सुन एज पॉसिबल मेरी जब थोड़ी चीजें और फुल फ्लेज तरीके से तैयार होगी तो वो वीडियोस भी रेगुलर हो जाएंगे। बट करंटली मैंने भी यही सोचा कि मैं एक एक दिन के गैप में वीडियोस डालूं, ताकि मैं एक दिन नोट्स के ऊपर थोड़ा वर्क कर पाऊँ और दूसरे दिन मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें डिलीवर कर पाऊँ चीजें। अपन का जो टॉपिक नंबर 2 है वो है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर। सर ये एस्टिमेट्स क्या होते हैं सर? एस्टिमेट्स मतलब कि तुम सोचो, एस्टिमेट्स मतलब क्या होते हो गया, अंदाजा। सर क्या हम अकाउंट्स में अंदाजा लगाते हैं? हाँ, तुम तो कब से लगाते आ रहे हो अंदाजा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने एक बिल्डिंग खरीदी और तुमने जनरल मार्केट सिनेरियो देख के समझा कि भाई ये बिल्डिंग 10 साल चलेगी। अब सबसे पहला मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दो कि एक बिल्डिंग 10 साल चलेगी, ये तुम्हें किसी इंडेक्स ने बोला था कि भाई तुमने ये बिल्डिंग ली है ना तो ये 10 साल ही चलेगी, और अगर तुमने ऐसी बिल्डिंग ली है ना तो तुम्हारे पे इस पे जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा ना वो 10% ही होगा, और अगर ये बिल्डिंग लेते हो तो 20% होगा, ये बिल्डिंग लोगे तो 40% होगा। ऐसा तुम्हें इंडेक्स ने बताया कि नहीं बताया, बताओ। सर नहीं, ऐसा तो इंडेक्स बोलता ही नहीं है, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हमने तो सर इंडेक्स सारे पढ़े ही नहीं, हमें कैसे पता। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडेक्स ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं बताता। तुम्हें इंडेक्स कभी नहीं बताएगा कि कोई बिल्डिंग कितने साल चलेगी, या तो कोई बिल्डिंग पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन रेट रखना चाहिए, कोई बिल्डिंग की स्क्रैप वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी अदर एसेट की क्या वैल्यूज हो सकती है। तो सर ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? ये सारी चीजें बताएगी तुम्हारे बिजनेस की इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में ये चीजें कितने साल तक चलती है, मार्केट में ये चीजें कितने साल चलती है, उस बेसिस पे क्या करोगे तुम, एक अकाउंट में उसका एक एस्टिमेट लोगे कि सर
ये चीज इतने साल चलेगी और मैं इसे इतने साल में डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है सर, तो मैंने सोचा मेरी एक बिल्डिंग है, फिर से वही 10 लाख की बिल्डिंग खरीदते सर। 10 लाख में कौन सी बिल्डिंग आती है सर, मेरे को भी दिला दो सर, मेरे को भी दिला दो। बिल्कुल भी नहीं आती 10 लाख में कोई अच्छी बिल्डिंग। और दूसरी बात सर, ये क्वेश्चन अजम्पशन बेस्ड चल रहा है, ठीक है, एस्टिमेट है। अभी 10 को मैं 50 भी कर देगा, जस्ट किडिंग। तो 10 लाख, 10 लाख की तुम्हारी बिल्डिंग है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो तुमने हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट किया, ठीक है, अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्क्रैप वैल्यू। तो सर 1 1 लाख का डेप्रिसिएशन किया, 3 साल तुमने डेप्रिशिएट किया और उसकी वैल्यू अब हो गई कितनी, 7 लाख। नाउ लुकिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसकी कंडीशन देख के मुझे लगता है भाई अब ये 3 साल भी और चल जाए ना तो भगवान ही मालिक है, वरना 3 साल से ज्यादा तो अब ये बिल्डिंग नहीं चल सकती। जबकि तुम्हारे फर्स्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अभी कितनी उसकी लाइफ बची है, फर्स्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 7 साल बची है सर, 7 साल। बट स्टिल आई एम सेइंग यू, लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ माई बिल्डिंग, कि भाई वो अब 10 साल, सॉरी 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो अब मुझे बताओ, बिंग अ प्रूडेंट, बिंग अ लॉजिकल पर्सन, तुम अपने खर्चे को डेफर कर दोगे जस्ट बिकॉज तुमने जो चीज सोची थी कि भाई जो 10 साल चलेगी वो 10 साल कैसे नहीं चल सकती, भले वो बिल्डिंग नामो निशान मिट जाए उसका, फिर भी मैं उसे बुक में दिखाऊंगा और 10 साल तक उसे डेप्रिशिएट करूंगा। ना भाई, तुम तो फिर गलत जा रहे हो, तुम तो अपने अकाउंट्स को पूरी तरीके से चेंज कर दे रहे हो। उसके जो अकाउंट्स के जो तुम अपनी इनकम है, ठीक है, तुम प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट्स को तुम ओवर स्टेटमेंट कर रहे हो, अंडरस्टेट नहीं, ओवरस्टेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तुमने बहुत खींच दिया जबकि उतना तो होना ही नहीं चाहिए था। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा सर, क्या करना चाहिए हमें? अब सर जो 7 लाख रुपए बचे हैं, उसको अब हम 7 साल में ना डेप्रिशिएट करके, हम सर अब रिमेनिंग 3 इयर्स में डेप्रिशिएट कर देंगे। तो सर डेप्रिशिएट करके मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी सर, एक सेकेंड, डेप्रिशिएट करके अब मेरा क्या डेप्रिसिएशन बन जाएगा? तो अब मैं 7 लाख को डिवाइड बाई 3 करूंगा तो मेरा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 2,33,333। इतने से मैं अब डेप्रिशिएट करूंगा और बाद में जाके मेरी नील वैल्यू ये जीरो हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। तो क्या सर ये जो 10 10 साल से मैं इसको आगे जाके 3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 7 को मैंने अब 3 चेंज कर दिया, क्या सर इसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज बोला जाएगा? क्या सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम्हें 10 साल किसने बोला था, इंडेस ने बोला था? नहीं सर, इंडेस ने तो बोला ही नहीं था। तो इंडेस ने बोला ही नहीं तो ये तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो गई? ये तो तुम्हारा अंदाजा था बिजनेस का, बिजनेस के सिनेरियोस, बिजनेस की मार्केट कंडीशन को देख के तुमने अंदाजा लगाया था कि भाई 10 साल चीजें चलती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा लगता था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा लगता कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, बट आगे जाके 3 साल बाद में पता चला इसकी स्क्रैप वैल्यू तो भाई अब 20,000 ही बची है, इसकी कोई 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू नहीं आने वाली। तो क्या तुम अब 1 लाख लेके चलोगे कि 20,000 करोगे? सर हम 20,000 करेंगे, हम गलत क्यों दिखाएंगे सर, हम ज्यादा दिखाएंगे, मतलब अपनी स्क्रैप वैल्यू को कम कर देंगे, हम डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाएंगे सर। तो ये चीजें अगर आप चेंज करते हो, तो आप अपने अंदाजों को चेंज करते हो, तो उसे बोला जाता है चेंज इन एस्टिमेट्स। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा काम है टीवी टीवी सेल करना, ठीक है, टीवी, फोन, फ्रिज, ये सब मैं सेल करता हूँ। तो तुम्हें पता है ना, ये सब जब सेल करते हैं तो अपन को इनके साथ एक वारंटी भी देनी पड़ती है। हाँ सर, बिल्कुल देनी पड़ती है, किसी में 1 साल, किसी में 3, किसी में 5, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। तो वारंटी रहती है, वारंटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने टीवी सेल किया और उसमें 1 साल की वारंटी है और टीवी की वैल्यू है 10,000, 10,000 का टीवी है। तो अब इसकी 1 ईयर की वारंटी है, सपोज करते हैं 2 इयर्स की वारंटी है, 2 इयर्स की वारंटी है, ठीक है सर, जनरली 2 इयर्स की वारंटी रहती है। तो 10 साल का, 10,000 का हमारा टीवी है, 2 इयर्स की वारंटी है। तो 2 इयर्स की वारंटी में सर अब ऐसा हो सकता है ना कि टीवी खराब भी होंगे और मेरे पास लोग वारंटी मांगने भी आएंगे। हाँ सर, ये तो एक खर्चा हो सकता है आपका। खर्चा हो गया है क्या सर? नहीं, वारंटी का खर्चा मेरा हुआ नहीं है। अगर कोई मेरे से वारंटी मांगने आएगा तो मुझे उसे सही करके देना पड़ेगा या उसे रिप्लेस करके देना पड़ेगा, वॉट एवर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो सपोज करो ऐसा होगा कि जब भी कोई वारंटी क्लेम करने आएगा, या तो मैं रिप्लेस करके दूंगा या मैं रिपेयर करके दे दूंगा उसको। कुछ मेरा रिपेयर का कॉस्ट आएगा, कुछ मेरा रिप्लेस का कॉस्ट आएगा। तो सर उसका कुछ अंदाजन खर्चा तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो प्रोविजन बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अपन तो ऑल एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को कंसिडर करके चलते हैं। तो सर जब मैं इसका प्रोविजन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? सपोज करो मैंने 100 टीवी बेचे हैं और मुझे ऑन एन एवरेज लगता है कि भाई 3% मेरे
वारंटी क्लेम होगी, मतलब 100 में से 3% मतलब 3 टीवी की आएगी। तो मैंने 3 टीवी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, 3 इंटू 10,000, मैं सपोज करो रिप्लेस ही कर देता हूँ, 3 इंटू 10,000, मेरा 30,000 का मेरा खर्चा एस्टिमेटेड है, हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वारंटी। और चलो फिर इसके बाद में पहले साल मैंने ये रखा, मेरे 3 ही वारंटी आए। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है नहीं भाई, अब टीवीज है ना अच्छी क्वालिटीज के आना कम हो गए हैं, ज्यादातर वारंटी क्लेम्स होती है, तो मेरे को लगता है इसको 5% कर देना चाहिए। तो सर आप ये 3% से आगे जाके अगले सालों में 5% करते हो या 10% करते हो या 15% करते हो, तो सर ये क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी? तो पहले सबसे पहले पूछो, क्या ये मुझे किसी इंडेक्स ने बोला था कि भाई मैं 3% रखूं या 5% रखूं या 10% रखूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोला था किसी इंडेक्स ने। ये तो आपका एस्टिमेट है, आपका अंदाजा है, आपको लगता है कि इतनी वारंटी के क्लेम्स आएंगे। तो सर ये जो आपने अंदाजा लगाया ना, उसे बोला जाता है आपका एस्टिमेट्स। तो यही सारे होते हैं आपके अकाउंट्स के एस्टिमेट। अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। तो एस्टिमेट्स आर नथिंग बट दे आर द थिंग्स विच आर मेंट टू बी अनसर्टेनिटी। एस्टिमेट्स क्या होता है, अपन चालू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहला अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर एस्टिमेट्स मतलब क्या हुआ सर? assumptions that are meant to be uncertain। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है, ऐसे सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अपने एस्टिमेट्स। सर जो मैंने एस्टिमेट लिया, जैसे मैंने लिया तो 10 साल ही मेरी बिल्डिंग चलेगी, क्या चलेगी जरूरी है? नहीं, वो चेंज हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, तुम्हें समझ में आया एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया मैं एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है। तो चलो अपन नोट्स में से भी एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट्स और डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट। ये रहा तुम्हारा एस्टिमेट का डेफिनेशन। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मॉनेटरी अमाउंट्स, ऐसी अमाउंट्स, ऐसी थिंग्स, ऐसी एजम्पशंस जो मेजरमेंट जिसकी क्या हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या सर ये चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे तुम सोच के रखे हो कि तुम्हारे आज से आज तक, एक सेकेंड, तुम्हारे बेड डेट्स जो होते थे आज तक वो 10% के होते थे, ठीक है? तो तुम 10% के अकॉर्डिंग प्रोविजन बना लिए। क्या सर हम अब मेरे को बिजनेस कंटिन्यू किया और मुझे लगता है कि नहीं भाई इस साल मेरे को बेड डेट ज्यादा हो सकता है, तो क्या सर मैं इसे 10% से 15% कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है भाई, अनसर्टेन चीज है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरा बिजनेस अब अच्छा चले और 10% का ना हो, 5% का हो, मैं अब इस बिजनेस का खिलाड़ी बन चुका हूँ, मुझे पता चल गया है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना, किस कस्टमर को सेल करना है, कहाँ से मेरा पैसा आ जाएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो उस वजह से 5% मैंने अजम्पशन बना ली, तो बैड डेट हो गया। इसके अलावा अपन ने देखा है पीपी की जो यूजफुल लाइफ होती है, या अपन आगे जाके पढ़ेंगे फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स भी होते हैं, या आप एनआरवी निकालते हो इन्वेंट्री की। आपको पता है ना जो इन्वेंट्रीज होती है, आपने इंटर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा। इन्वेंट्री को अपन को किस पर रखते हैं, या तो कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, ठीक है? विच एवर इज लोअर पे रखते हैं। तो एनआरवी निकालने के लिए भी तो अपन जो अमाउंट लेते हैं, मार्केट के अमाउंट्स लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं चीजों को। तो उन सब में भी क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स हो सकते हैं। जैसे वारंटी के बारे में तुम्हें मैंने बताया। तो ये सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे एस्टिमेट्स के, ठीक है? तो तुम्हें पता चला अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? हाँ सर बिल्कुल पता चल गया हमें। ये रहा तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का अब अपना नीचे से मेन नोट चालू होता है, ऊपर तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? अराइजेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे इसमें एग्जांपल लिया अपन ने, बैड डेट्स हो गया, एनआरवी हो गया, फेयर वैल्यू यूजफुल है, वारंटी के प्रोविजन, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन, ठीक है? ये सारे एग्जांपल्स है, तुम्हें सारे याद नहीं रखने, तुम्हें कुछ कुछ जो मैंने बताया समझाया वो तुम्हें याद रखना है। क्या सर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो सर हम एस्टिमेट्स लेते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एक सेकेंड ना, माइट बी
वॉइस अभी बीच में ब्रेक हुई होगी। एक सेकंड ना, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, फाइनेंशियल एक कॉल आ गया था, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेट्स अपन लेते हैं, तो सर क्या उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी? हमने तो पढ़ा है सर कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नहीं, उससे तुम्हारी रिलायबिलिटी कम नहीं होगी। देखो समझो, ये चीज ऐसी है कि तुम्हें एस्टिमेट्स लोगे नहीं तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी प्रॉपर बन ही नहीं सकते। क्या तुम अपने डेप्रिसिएशन के रिलेटेड एस्टिमेट नहीं लोगे? क्या तुम अपनी बिल्डिंग को पूरा 10 लाख पे दिखाते रहोगे? क्या तुम अपने मशीनरी को पूरा 15 लाख पे दिखाते रहोगे? क्या उसे कम नहीं करोगे इवेंचुअली? क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी चीज अगर पुरानी है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके डाउन होगी, इफ इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो सर एस्टिमेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी कम नहीं होती है। अगर आपको कभी भी लगता है कि भाई ये एस्टिमेट अब सही नहीं है, या एस्टिमेट ज्यादा ओवरवेलमिंग है, या तो कम बेसी है, तो तुम क्या करोगे? इस एस्टिमेट्स को अकॉर्डिंगली क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। तो उसे चेंज करने को, एस्टिमेट जब चेंज करते हैं तब क्या करना होता है सर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब सेकंड अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो अपना है, सेकंड अपना पॉइंट जो है, सर हम कब एस्टिमेट्स को चेंज करेंगे? when we will change our estimate, when we will change और एस्टिमेट, कब हम चेंज करेंगे सर एस्टिमेट को? कब चेंज करेंगे सर? चेंज तुम्हें कब करना है? जब तुम्हें लगता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन आई है तुम्हारे पास। न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब मैं तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें मार्केट सिनेरियो ऐसा देख के लगता है कि भाई अब प्रोडक्ट अच्छे नहीं आ रहे तो वारंटी क्लेम ज्यादा हो जाएंगे, या तुम्हें अपने बिजनेस के सिनेरियोस को देख के ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब बैड डेट्स कम होंगे, तो बैड डेट के प्रोविजन को तुमने चेंज कर दिया। तो तुम अपना न्यू, या तो तुमने कोई न्यू डेवलपमेंट किया है। सर न्यू डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? तुमने सपोज करो तुम्हारी एक प्लांटेड मशीनरी थी, उस प्लांटेड मशीनरी पे तुमने खर्चा करके क्या किया? उसको इम्प्रूव कर दी, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव कर दी। अब तुम्हें जो लग रहा था जो प्लांटेड मशीनरी 5 साल चलेगी, वो अब शायद अब 8 साल चल जाए। तो सर तुमने अगर बिजनेस में न्यू डेवलपमेंट्स किया या कुछ और चीजें उसमें इम्प्रूव की है, जिस वजह से क्या लगता है तुम्हें वो ज्यादा चल सकती है एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस। तुम्हें लगा था कि भाई 5 साल ही चलेगी अब, बट इम्प्रूवमेंट करने की वजह से अब वो 8 साल चलने लग जाएगी। तो तुम क्या कर सकते हो? उसकी एस्टिमेट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। या तो तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस मतलब वही हो गया, बैड डेट वाला ही केस हो गया कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई बिजनेस में एक्सपीरियंस हो गया इतना कि 4-5 साल से बिजनेस करो, पता चल गया कि कितना बैड डेट हो सकता है, तो तुमने अकॉर्डिंग क्या किया? अब एडजस्टिंगली पहले तुम 15-15% की प्रोविजन रखते थे, बट नाउ यू आर कंसिडरिंग 20% प्रोविजन। तुम्हें लगता है कि नहीं भाई बिजनेस में 15% से कुछ नहीं होगा, 20% का ही मार्जिन लेना चाहिए। इस वजह से क्या कर सकते हो? तुम अपने एस्टिमेट को चेंज कर सकते हो। तो व्हेन वी कैन डू चेंज इन आवर एस्टिमेट, चेंज इन एन एस्टिमेट कब कर सकते हैं? जब तुम्हें न्यू इन्फॉर्मेशन मिले या कोई डेवलपमेंट करो या मोर एक्सपीरियंस करो, ठीक है। सर सर ये जो चेंजेस करेंगे हम, सर जो थर्ड हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस ऑफ एस्टिमेट करेंगे, हाउ टू अप्लाई? सर हमने पढ़ा था कि अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते तो हमें उसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, सॉरी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तो सर क्या हमें चेंज इन एस्टिमेट को भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है? सपोज करो सर हमारा डेप्रिसिएशन हमने यूजफुल लाइफ कंसिडर की थी 10 साल, आगे जाके 3 साल बीते, अब मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 ईयर से मैंने कर दी 2 ईयर्स। तो क्या सर अब मुझे पुराने सालों में जाके उस एस्टिमेट, लॉजिकली सोचो कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारे 3 साल बीत चुके हैं, ठीक है। तुम अब 2 साल में उसे डिप्रिशिएट कर दोगे, ठीक है। तो अब मैं टोटल वैल्यू को 10 लाख को अगर टू टू पार्ट में डिवाइड करूँ तो 5-5 लाख फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए था। तो सर क्या हम पुराने से हमारे एस्टिमेट को चेंज करेंगे? नहीं। जब से तुम्हारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई, जब से तुम्हारे पास अगर नया डेवलपमेंट हुआ, जब से तुम्हें मोर एक्सपीरियंस गेन हुए और तुम अपने बिजनेस की इंडस्ट्री के बारे में और समझ आए और तुम्हें लगता है एस्टिमेट चेंज होने चाहिए, देन यू विल अप्लाई योर एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली और नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। तो सर हमें समझ में आया कि हमें जब भी एस्टिमेट का चेंज होगा तो हमें कैसे अप्लाई करना है सर? प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करना है।
इट साउंड्स मोर लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि एस्टिमेट्स क्या थे, पहले से ही तुम्हारे अंदाजे थे, तुमने वो नहीं किया था जो तुम्हें इंडेक्स ने बोला था। एस्टिमेट्स आर समथिंग विच आर योर अजम्पशंस, कि भाई मार्केट इंडस्ट्री मार्केट ट्रेंड्स को देख के ऐसा लगता है। अब मार्केट ट्रेंड चेंज हुई, मार्केट इंडस्ट्री चेंज हुई, तो वो तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो कंटिन्यूसली क्या हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते रहेंगे, तो हम तो पूरे साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाने लग जाएंगे, पुराने चेंज करना, ये करना, वो करना। तो नो, Index 8 is saying if you are changing your estimate, then you have to apply that change prospectively and not retrospectively. तो सर चेंज इन एस्टिमेट कैसे, अगर न्यू इन्फॉर्मेशन रिवाइज एस्टिमेट्स अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। सर अब मुझे बताओ, इधर तुम्हें ये बीच में एक एग्जांपल दे दिया मैंने, मतलब तुम्हें पहले भी बता चुका हूं मैं सर, मैं फीफो से वेटेड एवरेज पे गया सर, ये क्या चेंज इन एस्टिमेट होगा? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो आपका इंडेक्स बताता कि फीफो लेना है, वेटेड एवरेज लेना है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, चेंज इन एस्टिमेट नहीं होगा। चेंज इन एस्टिमेट्स को आप कैसे अप्लाई करोगे सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, उसको अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, रिपीटेटिव बात है। सर हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे सर, हम करंट ईयर में चेंज कर देंगे उसको, हमें करंट ईयर में अगर चेंज करना है तो हम करंट ईयर का चेंज कर देंगे, और हमें लगता है उस चेंज से फ्यूचर ईयर्स में भी इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर ईयर्स में भी चेंज होना चाहिए, तो जब फ्यूचर ईयर्स आएंगे तो हम उसमें भी क्या करेंगे, हम वो चेंज अप्लाई कर देंगे, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मैंने वही इतना डिटेल में बता दिया तुम्हें कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि अगर अफेक्ट्स, अगर वो चेंज अगर सिर्फ करंट ईयर को अफेक्ट कर रहा है तो करंट ईयर में चेंज कर दो, और अगर करंट ईयर के साथ में अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर ईयर्स में भी वो चेंज अप्लाई होना चाहिए, जैसे मैंने सोचा कि 5% का ही बैड डेट होगा, तो 5% का चेंज अभी और अगले सालों में भी 5% का ही बैड डेट होगा, तो मैं इस साल तो करूंगा, फ्यूचर ईयर्स में भी करूंगा। या तो सिर्फ मुझे लगता है कि इस साल बिजनेस अच्छा गया है तो 5% हो जाएगा, अगले साल से बिजनेस की हालत और खस्ता होने वाली है और खराब होने वाली है, तो 5% से नहीं अब तो 20% बनाना पड़ेगा। तो चेंज अब मैं 5% तो अभी कर दूंगा, जो मेरा 10% चलते आ रहा था बैड डेट का प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल, उसे मैं, अगर मेरे साथ इस साल बिजनेस अच्छा चला है तो मैं बैड डेट को 5% कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर से मैं फिर से न्यू चेंज अप्लाई करूंगा। समझे तुम? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इंडेक्स, तो बैड डेट का अगर अफेक्ट्स ओनली करंट ईयर, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द करंट ईयर। यूजफुल लाइफ जब भी आप चेंज करोगे तो सर वो कभी भी करंट ईयर को अफेक्ट नहीं करेगी, वो आगे भी अफेक्ट करेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मेरी कितनी 10 साल थी सर, अब 3 साल यूज करने के बाद में उसकी 7 साल हो गई, बट मेरे को लगता है 7 साल नहीं चलेगा सर, अब वो 3 साल चलेगा, तो मैं 3 साल इस साल में तो अप्लाई करते वक्त जब 7 लाख वाला जो वैल्यू था वो अपना, उसको 3 से डिवाइड करूंगा, अगले सालों में भी जब बैलेंस वैल्यू आएगी उसको फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 1 से डिवाइड करूंगा, मतलब जो मेरा डेप्रिसिएशन होगा वो कंटिन्यूसली 2,33,333 आएगा। सर ये अमाउंट कहाँ से आई सर, सर ये अमाउंट कहाँ से आई, 2,33,333 कहाँ से आई सर? अरे भाई मेरे अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था ना तुम्हें मैंने, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने तुम्हें, यहाँ पे भी दिया था, और कहाँ पे दिया था, रुको 1 मिनट, ये रहा। तो सर हम एक बार नोट्स लिख लेते हैं और अच्छे से, सेकंड, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब क्या हो गया, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपना होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स व्हेन वी कैन डू, ये उल्टा लिख दिया मैंने, व्हेन वी कैन डू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसा होना चाहिए था, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कब कब कर सकते हैं, 3 पॉइंट है सर, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, थोड़ी राइटिंग मेरी घटिया है अभी भी, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी अभी, जब ये सीरीज खत्म होगी ना तब तुम्हें देखेगा कि सर क्या राइटिंग, मजा ही आ गया सर। न्यू डेवलपमेंट्स या मोर एक्सपीरियंसेस तुमने गेन किए रिगार्डिंग योर बिजनेसेस, तो तब ठीक है। उसके बाद में सर थर्ड में अपन ने ये पढ़ा, अगर चेंज होता है, चेंज विल ऑलवेज अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली,
देखो तुम्हें चीजें ना शॉर्ट में लिखनी है इधर, तुम्हें ऐसा नहीं कि भर भर के लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, वरना फिर मतलब क्या हुआ हैंडमेड नोट्स बनाने का अगर वो क्रिस्प नहीं है तो। जहाँ पे जरूरत होगी डिटेल की वहां पर डिटेल में लिखेंगे, वरना अपने पास नोट्स तो है ही, नोट्स तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किए। हाँ मैं बता दूं तुम्हें, मैंने इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड किए नोट्स, तो फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल, मैंने बायो डिस्क्रिप्शन में इसकी इंस्टाग्राम के भी लिंक दे दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। बाकी मैंने गूगल ड्राइव लिंक तो फर्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर ही दिया, अगर आपको गूगल ड्राइव की लिंक चाहिए, पीडीएफ के नोट्स चाहिए, तो आपको फर्स्ट लेक्चर खोलना पड़ेगा ऑफ योर इंडेक्स 8, और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी। रिवाइज वारंटी प्रोविजन, अगर वारंटी प्रोविजन मेरा चेंज होता है तो वारंटी प्रोविजन को मैं रिवाइज करूंगा और प्रोस्पेक्टिवली उसका चेंज क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। मेरे को लगता है 3 से 5 हुई, तो 3 तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा, तो 2% की और रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा। सर अब इसका डिस्क्लोजर क्या देना है सर, क्या सर, क्या एस्टिमेट खत्म हो गया सर, वो इंडिया अकाउंटिंग नहीं भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी सबसे मेन है इस इंडेक्स 8 की, उसको समझना सबसे ज्यादा, मतलब तुम मुझे समझो, अगर तुमने उसे अच्छे से समझ लिया ना, देन आगे की पार्ट समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सर क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको जब आप एस्टिमेट्स को चेंज करोगे? देखो अपन ने क्या पढ़ा, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एस्टिमेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे क्या क्या हो सकते हैं, एस्टिमेट को चेंज हुआ तो सर किस वजह से आप चेंज कर सकते हो, चेंज होने के बाद में सर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, अब बस उसको डिस्क्लोज कैसे करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सर पहले मैं बताऊंगा नेचर ऑफ चेंज क्या है, नेचर ऑफ चेंज, ठीक है, उसका अमाउंट में कितना इम्पैक्ट आया, सर ये तो सेम लग रहा है सर, ये तो ऊपर भी पढ़ा था सर पॉलिसी में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेम है। क्या सर इससे फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट आएगा क्या इस चेंज से, वो बताऊंगा। उसके अलावा रीजन ऑफ चेंज बताऊंगा। तो वही मोटा मोटी क्या है, पूरा सेम है डिस्क्लोजर। तो सर डिस्क्लोजर में अपन को क्या देना पड़ेगा सर, नोट्स टू अकाउंट्स में अपन को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसके रिलेटेड? एक सेकेंड, हाँ एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करी थी। सर कॉल बड़े आते हैं, अरे बड़ा आदमी है तुम्हारा भाई। सर आपकी हंसी बहुत घटिया है सर, अरे कभी तो तारीफ कर दो। सर ये जो डिस्क्लोजर्स हो गए, क्या हो गए, चेंजेस करोगे तो डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स क्या हो गए, डिस्क्लोजर फॉर चेंज इन एस्टिमेट्स। सबसे पहला क्या बताओगे, नेचर ऑफ चेंज, क्या चेंज किया है तुमने, यूजफुल लाइफ चेंज की है, रेट ऑफ एप्रिसिएशन चेंज किया है, वारंटी के प्रोविजंस को चेंज किया है, व्हाटएवर। रीजन ऑफ चेंज, क्यों चेंज किया, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन मिली थी तुम्हें, क्या न्यू डेवलपमेंट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने प्लांट एंड मशीनरी में डेवलपमेंट किया, तो क्या डेवलपमेंट किया वो बता दो। उसके बाद में अमाउंट एडजस्टेड, उसकी वजह से कितना क्या अमाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है वो भी तुम बता दो। अगर उसका कुछ फ्यूचर पे इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर इम्पैक्ट, तो वो तुम बता दो। सर फ्यूचर का इम्पैक्ट सर इसमें इम्प्रैक्टिकेबल, अरे भाई इम्प्रैक्टिकेबल कब होगा, इसमें तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ही नहीं है, रटो मत चीजों को सर, इसमें भी इम्प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, कैसे होगा इसमें इम्प्रैक्टिकेबल, अपन ने क्या पढ़ा कि सर ये तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है, इसमें तो पीछे का कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, देन क्वेश्चन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी कहाँ से आई, बिल्कुल भी नहीं आई सर, तो इसमें इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन जैसा कुछ नहीं होता, हाँ भाई, हाँ सर हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा एस्टिमेट्स वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब अपन किस पे चलेंगे सर, अपन पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, एरर्स के बारे में आज थोड़ा ब्रीफ में तुम्हें बता दूंगा, उसके बाद में बाकी का एरर्स का पूरा पार्ट अपन कल करेंगे, और साथ में अपन अपना एस्टिमेट्स को भी रिवाइज कर लेंगे, और देन वी विल डू फुल फ्लेज क्वेश्चंस, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है सर एग्जाम में, बिल्कुल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा।
सर वो रिलायंस की बैलेंस शीट, सर रिलायंस का पीएनएल वो भी दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे लिए, वो अकाउंटिंग पॉलिसी को रिलेटेड, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल जो अभी फिलहाल किसी केस में आया था, ठीक है, ट्रेंडिंग वो केस था, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सर क्या होती है डेफिनेशन सर एरर्स की, क्या होता है एरर्स, मतलब बताओ क्या होता है सर? एरर मतलब हो गया सीएमए लेके गलती कर दी, हाँ वही वही चीज। अब हो ही नहीं रहा सर, मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं सर, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। अकाउंटिंग एरर्स क्या हो गया सर? गलती तो हो गई, गलतियां मतलब जैसे हमने सीएमए लेके कर दी सर, ले लिया, अब क्लियर ही नहीं हो रहा। अब पहले हमने सीएमए को लिया, अब सीएमए हमारी ले रहा है सर, दिन रात हमें थका रहा है सर, दिन रात हमें मजे ले रहा है सर, हॉरर बन चुका है सर। तो किस तरीके से क्या होते हैं अकाउंटिंग एरर्स वो समझते हैं, पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया था। तो सर ये एरर्स क्या होते हैं सर? एरर्स 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 एरर्स, ये एरर्स, जैसे तुम्हारा एरर्स वाला टॉपिक चालू होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, कुछ 3-4 पेज का और है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सर व्हाट आर द एरर्स? एरर्स मतलब क्या होता है? गलतियां। गलतियां क्या हो सकती है सर अकाउंट्स के अंदर? क्या गलतियां हो सकती है? ये देखो, तुमने ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके एक चैप्टर पढ़ा था, पता है तुम्हारे 11th में तुमने ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद में तुमने अपने फाउंडेशन में ये चैप्टर पढ़ा था, तुम्हारे इंटरमीडिएट के अंदर भी चैप्टर था, पता नहीं कितनी बार तुम इंस्टीट्यूट को बोल रही है कि भाई तुम एरर करते रहे हो, तुम एरर कर रहे हो, तुम सीएमए लेके एरर कर रहे हो, तुमने सीएमए को ले लिया है, अब तुम लेते ही रहो, लेते ही रहो, अटेम्प्ट देते ही रहो, देते ही रहो। ये तुम्हें इंस्टीट्यूट ने तुम्हें 2 बार अंदेशा दिया था, बट नहीं सर हम तो करके रहेंगे सर, हम कैसे कैसे करके फाइनल में पहुंचे हैं सर, अब हमें क्लियर करना ही है, बिल्कुल तुम्हें करके ही रहना है। तो एरर्स क्या होती है सर? गलतियां होती है अकाउंट्स बनाते वक्त, बहुत सारी गलतियां हो सकती है सर। कोई आइटम 100 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो शायद 110 पे हो गया गलती से, अकाउंटिंग एंट्री में कोई गलती हो गई। सर कोई आइटम रिकॉर्ड होना चाहिए था, सपोज करो 70 का मेरा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट वो क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मेरे पास उसका परचेज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं आया, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसको। कोई प्रोविजंस बनने चाहिए थे, उसका डेटा भी था, बट मैंने प्रोविजंस नहीं बनाए। या तो सपोज करो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मतलब सपोज करो मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस था, मेरी एक परचेज था, मैंने सपोज करो बिजनेस के अंदर कुछ परचेजेस किए, उसका 70 रुपए का इनवॉइस था, मैंने जान पूछ के इंफॉर्मेशन होते हुए भी कि भाई एक एक्सपेंस हुआ है, मुझे उसे रिकॉर्ड करना है मेरे परचेजेस के अंदर, स्टिल आई हैवंट रिकॉर्डेड इट, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सर आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, या तो थी, आपने उसे क्या किया, मिसयूज किया, या कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए, या किसी चीज को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, या किसी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन एरर हो गया। तो ये सारी को क्या बोला जाता है? एरर्स। Errors are nothing but your omissions, misstatement, misuse of information, failure to use reliable information. मतलब सर आपने कोई गलती कर दी, कोई मिसस्टेटमेंट कर दिया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, या तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, उसे आपने सही से यूटिलाइज करके उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया, देन दैट आर कॉल्ड योर एज एरर्स, ठीक है। सर ये एरर्स कितने तरीके के हो सकते हैं सर? तो एरर्स तुम्हारे हो सकते हैं, मैथमेटिकल एरर हो सकता है सर। ये मैथमेटिकल एरर मतलब क्या हो गया सर? जैसे फॉर एग्जांपल 100 की चीज थी, तुमने 110 पे रिकॉर्ड कर दी, 70 की चीज थी वो तुमने 60 पे रिकॉर्ड कर दी, या 70 की चीज थी वो तुमने 7000 पे रिकॉर्ड कर दी। दिस आर समथिंग विच आर कंसिडर्ड एज योर मैथमेटिकल एरर। उसके अलावा सर तुम्हारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए था, ठीक है, डेप्रिसिएशन तुमने कैलकुलेट करते हुए गलती से 10 लाख डिवाइडेड बाय 11 कर दिया, जबकि होना चाहिए था 10, दैट इज योर मैथमेटिकल एरर। तुमने जब प्रोविजन कैलकुलेट किया, ठीक है, तो तुमने 3% तुम्हें लेना चाहिए था, गलती से तुमने 3.2% ले लिया, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज योर मैथमेटिकल एरर। तो ये सारे तुम्हारे क्या हो सकते हैं? मैथमेटिकल एरर हो सकते हैं। रॉन्ग पॉलिसी अडॉप्ट कर देना। रॉन्ग पॉलिसी मतलब क्या हो गया सर? रॉन्ग पॉलिसी का क्या एग्जांपल दे सकते हो सर? रॉन्ग पॉलिसी मतलब ये हो गया, रॉन्ग पॉलिसी मतलब ये हो गया तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग थी, उसको मैंने
लेट आउट कर दिया था, इट इज नॉट यूज्ड एज फॉर माय बिजनेस पर्पस। पहले बिजनेस पर्पस के लिए होती थी, तो मैंने इसे पीपी मेरे एडमिन के काम सारे होते थे बिजनेस के, इसलिए मैंने इसे पीपी की तरह रखा हुआ था। नाउ इट इज बीइंग लेट आउट, तो इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई हो जाना चाहिए था, but still it is not being classified and it is continuously classified as my PP instead of investment property। तो ये मैंने क्या की, रॉन्ग पॉलिसी अडॉप्ट कर दी, सर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चले जाना चाहिए था, बट आप गलती से अभी भी इसे किस में दिखा रहे हो, पीपी में दिखा रहे हो, तो रॉन्ग पॉलिसी। मिस इंटरप्रिटेशन कर लेना, मिस इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या होगा, किसी चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेना। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारा कोई एक्सपेंस हुआ, ठीक है, एक्सपेंस हुआ ऑफ ₹1000, ठीक है, तुम्हारा एक्सपेंस हुआ ऑफ ₹1000, और ये एक्सपेंस जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का था, पर तुम्हें एक्सपेंस एट फ्रंट देख के तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का नहीं है, ये तो मेरा सेलिंग नेचर का है, और तुमने क्या कर दिया, इसे एज सेलिंग एक्सपेंस दिखा दिया 1000। मुझे बताओ इससे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। क्या मैं बिल्डिंग को पीपी और से इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट से पीपी पे रख दूंगा तो क्या मेरा बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट आएगा, बैलेंस शीट की टोटल वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा। बट स्टिल मेरा वो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत हो गया, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, वो गलत हो गया, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। इसकी वजह से कोई ओमिशन हो गया, या तो फिर ओमिशन हो गया, ओमिशन मतलब 700 का मेरा खर्चा मेरा हुआ था, पर मैंने वो 700 का खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो दैट इज माई ओमिशन। या तो मैंने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, 700 का खर्चा हुआ था बिजनेस के अंदर, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी थी कि भाई ऐसा खर्चा हुआ है, बट स्टिल आई हैवंट रिकॉर्डेड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, बट आपने उसे सही से यूज नहीं किया, या तो मिस इंटरप्रेट कर दिया, या तो उसमें मैथमेटिकल एरर कर दिया, या तो डेलिबरेटली आपने उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज किया, और उसकी वजह से आपकी अकाउंट्स में क्या हो गए, एरर हो गए, दैट आर कॉल्ड एज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज गलतियां हो गई, दैट आर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एरर्स। ठीक है, जैसे मैंने मैथमेटिकल एरर में बताया कोई टोटलिंग में गलती कर दिया, कैरी फॉरवर्ड करने में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंस आया था इधर, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आया था कुछ 100 का, और कैरिड डाउन आया था 50 का। तो 50 का जो मेरा कैरिड डाउन आया, ठीक है, उसको मैंने गलती से क्या कर दिया, अ, अ, मेरा 50 ब्रॉड डाउन आया 100 का, मेरा कैरिड डाउन 50 का, तो मैं इसे फिर से ब्रॉड डाउन में लेके गया, ठीक है, तो वो मेरा मैंने उसे 50 की जगह 500 पे लिख दिया, दैट इज योर कैरी फॉरवर्ड एरर। ये सब है ना, मतलब मैं बोल दूं ये कहने की बात है, बट आज के सैप के जमाने में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं, कैरी फॉरवर्ड के एरर्स होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब आपने यहाँ किसी चीज का मैनुअल टोटल करके फिर आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री की, तो टोटलिंग एरर्स, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ टोटलिंग एरर्स, ठीक है, बट वो अगर उसकी टोटलिंग सैप के अंदर हो रही है या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है, तो वो तो फिर भी नहीं होगी। बट आपने किसी चीज की खुद की मैनुअल टोटल करके फिर उसकी सैप की एंट्री करी है, तो शायद वो एरर हो सकता है, और वो इनिशियल फेज पे एरर हो गया, फिर उसके बाद में सारे एरर्स ही चलते रहेंगे आपके, तो दैट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एरर कैन बी हैपन। उसके अलावा पॉलिसी एरर का इधर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। पॉलिसी एरर तुम्हारी क्या होगी, इम्प्रॉपर ऑफसेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। इम्प्रॉपर ऑफसेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, ठीक है, इसे मैं सेल करता हूँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक, पहले सबसे पहले मेरा एक वेंडर है, ठीक है, वेंडर पकड़ो, वेंडर, मेरा वेंडर है, वो मुझे क्या करता है, मशीन के मेरे एसी, एसी में मैन्युफैक्चर करता हूँ, एसी, एसी मतलब अकाउंट्स नहीं, एसी मतलब एसी, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करता है, स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसे सेल करता हूँ कस्टमर्स को, उसमें से ये जो मेरा वेंडर है वो भी क्या करता है, मेरी इस एयर कंडीशनर को परचेज करता है, तो नाउ इट इज शोन इज माय वेंडर, और ये मेरे पेबल्स में भी दिख रहा है और मेरे रिसीवेबल्स में भी दिख रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, ऑफसेट कर दिया, ऑफसेट मतलब पेबल्स 100, मतलब मेरे को इसको 100 रुपए देने थे और सिर्फ 250 रुपए लेने थे, तो मैंने इसको ऑफसेट करके 150 कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये ऑफसेटिंग नहीं करनी होती है एज पर रूल्स, ठीक है, एज पर पर्टिकुलर इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर वो बताएगा कि कब ऑफसेटिंग कर सकते हो कब नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करनी होती है,
बट फिर भी आपने ऑफसेटिंग कर दी, देन इट इज नॉट रिगार्डेड एज योर, मतलब देन इट इज रिगार्डेड एज एन पॉलिसी एरर। बाकी मैंने तुम्हें ऊपर तो बताया ही पीपी और वो वाला। फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, आपने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज का, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग वाला तुम्हें बताया। ये एग्जांपल तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सर हमने एरर्स में क्या समझा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ मैं उसके। एरर्स क्या होते हैं सर? व्हाट आर एरर्स? कोई भी ओमिशन, मिसस्टेटमेंट, wrongful use of reliable information, wrong use of reliable information। ये सारे क्या हो गए मेरे एरर्स। इसमें किस टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हो गए सर? तुम्हारा मैथमेटिकल एरर हो गया, तुम्हारा पॉलिसी का एरर हो गया, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन का एरर हो गया, तुम्हारा फ्रॉड हो गया। ये सारे तुम्हारे टाइप्स ऑफ क्या हो गए? एरर्स हो गए। सर अगर एरर हो गया तो उसे क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में क्या गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे सर? रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, अगर तुम्हारा एरर करंट पीरियड का है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एरर हुआ है, एरर अकर्ड एरर अकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, और तुम्हें इस एरर के बारे में करंट पीरियड में गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ एरर इन करंट पीरियड ओनली, या तो करंट पीरियड तक और बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बीओडी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। हाँ सर हमने पढ़ा है, लॉ के अंदर पढ़ा है सर, ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर तुम्हें अगर तुम्हारा एरर हुआ करंट पीरियड के अंदर, तो तुम्हें उसे करंट पीरियड में ही पता चल गया, जब अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले पता चल गया, तो उसे रेक्टिफाई करेंगे सर, रेक्टिफाई द सेम इन करंट पीरियड। बट सर अगर हमारा एरर जो हमारा एरर हुआ है, सर अपनी लैंग्वेज में बोलो ना, जो आपका एरर हुआ है, अगर वो एरर करंट पीरियड में नहीं हुआ है, किसी प्रायर पीरियड में हुआ है, मेनली ये इंडिया प्रायर पीरियड के ऊपर ही फोकस करता है इंडिया से। अगर एरर क्या है? प्रायर पीरियड एरर है, तब उसे रेक्टिफाई करने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा सर? वो और उसके आगे की सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज जितना भी मैंने पढ़ाया है तुम्हें, वो तुम्हें अच्छे से फिर से रिवाइज करना है। कल मैं तुम्हें अकाउंट पहले एरर, प्रायर पीरियड एरर्स का जितना भी टॉपिक बाकी है, हार्डली हार्डली तुम्हारा 15-20 मिनट्स का टॉपिक बाकी है, तो वो प्रायर पीरियड का एरर्स का वाला टॉपिक में कवर करवा के फिर तुम्हारा चेंजेस एस्टिमेट्स को रिवाइज करवा के पूरा का पूरा ये चैप्टर का कंसेप्ट खत्म कर दूंगा। फिर अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स देके सारे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। और वीडियो लास्ट तक देखा करो, हमेशा बीच में स्किप मत करा करो। तुम्हें ऐसा हो तो स्पीड बढ़ा दिया करो, मेरी थोड़ी स्पीड शायद स्लो लगती हो तुम्हें, तो 1.2x 1.3x पे देख सकते हो, तुम आराम से देख सकते हो, तुम्हें फिर भी अच्छे से ही समझ में आएगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर विथ योर और शेयर में फाइनल फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।